उस औरत को मारने के बाद एक डेड बॉडी के साथ काफी बार रेप करता है। तो इसने बताया कि इसे भगवान ने बोला है ये सब करने के लिए। मुंबई के लिए काफी ज्यादा डार्क टाइम था क्योंकि बॉम्बे के हर एक कोने पर एक डेड बॉडी मिल रही थी। जब पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है तो उस मंजर को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक हार्टलेस सीरियल किलर था। मैं हार्टलेस इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं देखता था कि सामने वाले की कितनी एज है। लाइक इसने 3 महीने के बच्चे तक का मर्डर कर दिया था। जब पुलिस ने इससे पूछा कि आखिरकार ये इतने सारे मर्डर्स क्यों कर रहा है, तो इसने बताया कि इसे भगवान ने बोला है ये सब करने के लिए। सो अगर आप लोगों में पेशेंस है तो इसी ट्यून में इस वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। साल 1965 से 1966 तक ये मुंबई के लिए काफी ज्यादा डार्क टाइम था क्योंकि बॉम्बे के हर एक कोने पर एक डेड बॉडी मिल रही थी। इसी तरह से 1965 में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। बताया जाता है कि दादर स्टेशन के पास ही एक स्लम एरिया है, वहां पर एक मर्डर हो गया है। और जब पुलिस वहां उस मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है तो एक झोपड़ी के सामने एक बंदे की लाश पड़ी होती है और उस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और उसी झोपड़ी में एक 2 महीने का बच्चा और उसकी माँ रो रहे थे। उस औरत से जब पुलिस ने पूछताछ की कि उसने कातिल को देखा है, तो वो औरत बोलती है कि काफी अंधेरा होने की वजह से वो कातिल का चेहरा नहीं देख पाई। खैर, पुलिस इस केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मर रहे थे वो स्लम एरिया के लोग थे, गरीब लोग थे। इस केस के 5 से 7 घंटे बाद ही पुलिस को एक और कॉल आती है। रेलवे स्टेशन के पास जो स्लम एरिया है वहां पर एक बंदे की डेथ हो गई है। और जब पुलिस वहां पे भी पहुंचती है, उस डेड बॉडी की हालत भी सेम वैसी ही थी। पुलिस इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन दोनों मर्डर्स में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इसे एक सीरियल किलर का काम था। तो सीरियल किलर का किलिंग करने का जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। सो इन दोनों मर्डर्स को एक हफ्ता बीत जाता है और बाद में पुलिस को एक और कॉल आता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक फैमिली जो एक झोपड़पट्टी में रहा करती थी, वहां पर उस फैमिली के 3 मेंबर्स की मौत हो गई थी। उस फैमिली का जो मेन मेंबर था, उसकी जो वाइफ थी और उसका 3 महीने का बच्चा, इन तीनों का उसी सेम तरीके से, उसी सेम पैटर्न से ही मर्डर किया गया था जैसे कि पहले हो रहे थे। जब पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है तो उस मंजर को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। जिस मोहल्ले में ये मर्डर हुआ था वहां पर आसपास के मोहल्ले वालों में भी दहशत फैल जाती है और डर का माहौल बन जाता है। अब वो मोहल्ले वाले पुलिस पर काफी ज्यादा दबाव बनाते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो कातिल का एक छाता था और उसके मर्डर करने का जो वेपन था वो मिल चुका था, लेकिन उसके मिलने का भी कोई ऐसा कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और इसी बारिश के चलते उस हथियार पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मिट चुके थे। अब उन्हें तो ढूंढना नामुमकिन ही था। और इधर दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आ रहा था लोगों का कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। अब ये नहीं कि उस फैमिली के मर्डर होने के बाद ये सारे के सारे मर्डर्स रुक गए। हर रोज एक ना एक मर्डर होता ही रहता था। एक के बाद एक मुंबई में हो रहे मर्डर्स की वजह से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। अब लोगों को पुलिस से भरोसा भी उठने लगा था और साथ ही साथ पुलिस पर प्रेशर भी बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस सीरियल किलर को पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस भी मजबूर थी क्योंकि उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है। लेकिन 3 बातें जो कॉमन थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी, जो भी मर्डर्स हुए थे ये रात के टाइम हुए थे। 1 से 4 बजे के बीच में ये सारे मर्डर्स हुए थे और ये दिन के टाइम कोई भी मर्डर नहीं करता था। एंड सेकंड चीज ये थी कि इसका एक फिक्स वेपन था और मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम था कि किसी के सर पर नुकीली चीज से वार किया जाए। देन थर्ड चीज ये थी, इसके जो ज्यादातर विक्टिम्स थे वो स्लम एरिया के ही लोग थे। अब मुंबई में उस टाइम पर इस केस को हैंडल कर रहे थे वो थे डीएसपी ES मोदक। अब जब इनको लगा कि ये केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है तो इन्होंने ये केस CID को दे दिया। उस टाइम पर जो CID में इस केस को हैंडल कर रहे थे उनका नाम था DSP रमाकांत कुलकर्णी। रमाकांत कुलकर्णी ने पुलिस फोर्स की एक बड़ी सी टीम बनाई और दिन रात मुंबई के उन एरियाज में गश्त करने लगी जिन एरिया में ज्यादातर मर्डर्स हो रहे थे। पर अब लोगों को भी पुलिस से विश्वास उठ चुका था तो लोगों ने क्या किया कि अपने अपने मोहल्ले की खुद
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे। तो लोग रात के टाइम अपने अपने मोहल्ले की पहरेदारी करते, लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा फॉल्ट थे। वो इसीलिए क्योंकि रात के टाइम अगर कोई गरीब या फिर होमलेस इंसान लोगों को दिख जाता था तो लोग बेवजह ही उसे पीट देते थे। कभी कभार तो पुलिस को आना पड़ता था उन लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब मर्डर्स होना बंद हो चुके थे। इसी बीच रमाकांत कुलकर्णी इस केस को सॉल्व कर रहे थे, तो इन्हीं की टीम का एक इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर, उन्होंने बताया कि 1965 में मुंबई में ऐसे ही मर्डर्स हो रहे थे। तब 19 लोगों के ऊपर इसी तरह से हमला किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो मर्डर्स करने का पैटर्न है, ये उस टाइम पर सेम इसी तरीके से कत्ल हो रहे थे। अब इस बात को सुनते ही रमाकांत कुलकर्णी के कान भी खड़े हो जाते हैं और इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर और भी बताते हैं कि उस टाइम पर जब वो केस सॉल्व कर रहे थे, एक बार वो एक मोहल्ले में गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक संदिग्ध आदमी को घूमते हुए देखा। अब पुलिस को अजीब इसीलिए लगा क्योंकि उस वक्त जिस टाइम पर ये सभी मर्डर्स हो रहे थे, कोई भी इंसान 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इवन के लोग तो इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई ऐसा इंसान है जो मर्डर करने के बाद गायब हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। तो लोगों को लगा ये छलावा है जो मर्डर करने के बाद अपना रूप बदल लेता है, किसी बिल्ली में, किसी चिड़िया में। तो लोग इस बात से काफी ज्यादा डर गए थे। तो इस टाइम पर पुलिस को लगा कि जब लोगों में इतना ज्यादा डर है तो ये इंसान कैसे बिना किसी डर के शरेआम खुला घूम रहा है। तो जब पुलिस उस इंसान के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है तो वो अपना नाम रमन राघव बताता है। और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसकी पॉकेट में से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में सिर्फ 2 शब्द लिखे गए थे, खत्म और खल्लास। अब पुलिस को इस पर पूरा शक हो चुका था कि जो भी मर्डर्स हो रहे हैं शायद इसी इंसान ने किए हैं, और पुलिस सही भी थी। लेकिन जब रमन राघव को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और अच्छे से पूछताछ की जाती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लेकिन रमन राघव अपना मुंह नहीं खोलता। देन पुलिस को लगता है कि अभी अपना मुंह तो नहीं खोलेगा, ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है। तो पुलिस ने रमन राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर दिया। अब तड़ी पार करने के बाद 1968 का साल आ चुका है और अब इन मर्डर्स को हो चुके 2 साल बीत चुके थे। अब इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर को लगता है कि शायद 2 साल बीत जाने के बाद रमन राघव मुंबई में दोबारा से वापस आ चुका है और मर्डर्स करना दोबारा से शुरू कर दिए हैं। अब जहां पर डीएसपी रमाकांत कुलकर्णी ने तुरंत ही इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, इसकी फोटोज और जो भी एविडेंस कलेक्ट हुए थे सभी के सभी एविडेंस आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दिए कि इस तरह का इंसान अगर आपको कहीं भी दिखता है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। अब पुलिस दिन रात लग चुकी थी रमन राघव को ढूंढने में। इसी टीम का एक हवलदार था जिसका नाम था एलेक्स फैलो। एलेक्स फैलो ऐसे ही एक मोहल्ले में जाते हैं, वहां पर रमन राघव की फोटो लेकर पूछताछ कर रहे थे और उसी टाइम पर एक औरत इस फोटो को देखते ही पहचान लेती है कि ये तो अन्ना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रमन राघव के काफी सारे नाम थे, सिंधी तलवाई, अन्ना और भी काफी सारे नाम थे। देन फिर एलेक्स फैलो पूछते हैं कि इस टाइम पर वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो वो औरत बताती है कि ये आज सुबह ही यहाँ से बाहर गया है। तो एलेक्स फैलो पूछते हैं जब लास्ट टाइम रमन राघव को उसने देखा तो उसने क्या पहन रखा था। तो वो बताती है कि उसने व्हाइट कलर की शर्ट और एक ब्राउन कलर की हाफ पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, साथ ही उसके पास एक बैग भी था। तो एलेक्स फैलो अब उसे ढूंढने के लिए आसपास काफी कोशिश करते हैं। देन वो एक सब्जी मंडी में पहुंचते हैं। अब उस सब्जी मंडी में उन्हें एक सेम हुलिये वाला इंसान दिखाई देता है और एलेक्स फैलो जब उस इंसान के पास जाते हैं तो वो इंसान रमन राघव ही था। और जब एलेक्स फैलो उससे पूछताछ करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उसकी जेब में से डायरी भी मिलती है और उसके बैग में से चाय बनाने का सामान और एक अगरबत्ती भी मिलती है। तो एलेक्स फैलो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलते हैं। तो रमन राघव बिना किसी विरोध के उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब पुलिस को पता था कि इसे कितना भी टॉर्चर कर लो, कितना भी मार लो, पीट लो, ये अपना मुंह नहीं खोलने वाला। तो इसे फिलहाल तो जेल में रखा गया, लेकिन इसे पकड़ने के 2 से 3 दिन बाद ही एक इंस्पेक्टर ने इसे ऐसे ही पूछ लिया कि उसे कुछ चाहिए, तो वो उसे बोल सकता है, वो उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। फाइनली रमन राघव 2 से 3 दिन के बाद अपना मुंह पहली बार खोलता है और बोलता है कि उसे एक मुर्गी चाहिए।
तो पुलिस वाला उसके लिए मीट शॉप से कुछ मीट का इंतजाम करता है। तो रमन राघव उस पूरे मीट को उंगलियां चाट चाट के खाता है। तो इसके बाद इंस्पेक्टर उसे दोबारा से पूछता है कि उसे और कुछ चाहिए। उसने बोला कि उसको और चिकन खाना है। देन उसको एक नारियल का तेल, एक कंगा और एक वैश्या भी चाहिए, वो उसके साथ सोना चाहता है। तो वैश्या वाली जो डिमांड थी वो तो उसकी पूरी नहीं की गई, लेकिन बाकी सभी चीजें उसे लेकर दी गई। तो अब पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि अब वो सब कुछ बता सकता है। तो रमन राघव बोलता है कि हाँ, अब वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। सो फाइनली इतने सालों के बाद रमन राघव ये एक्सेप्ट करता है कि उस टाइम पर और अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं वो सभी के सभी मर्डर्स उसी ने ही किए हैं, और उसने अब तक करीबन 49 लोगों का मर्डर कर दिया है। जो सभी मर्डर्स उसने किए थे वो उसकी डायरी पर भी नोट थे। जब वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये सब उसने क्यों किया, तो वो बताता है कि उसे भगवान ने बोला था इन सभी लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी लोग बुरे लोग थे। तो रमन राघव अपने एक मर्डर की कहानी भी बताता है कि एक बार जब वो एक झोपड़पट्टी में गया तो वहां पर वो एक औरत को देखता है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और उसका पति उसके साइड में ही सो रहा था और उसके गले में सोने का हार पहना हुआ था। तो 2 से 3 दिन वो उसी झोपड़पट्टी के आसपास घूमता रहता है और उन पर नजर रखता है। लेकिन 2 से 3 दिन हो चुके थे, वो औरत रात को सोती ही नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद सो जाती है। उसी झोपड़पट्टी में एंटर करता है। वहां पर एंटर करने के बाद सबसे पहले तो वो उसके हस्बैंड के सर पर उसी नुकीली चीज से वार करता है। देन औरत और उसका बच्चा जब ज्यादा चिल्ला रहे थे तो वो उन दोनों को भी मार देता है, और ये मर्डर करने के बाद वो वहीं पर चाय बनाता है, पीता है और कुछ टाइम के लिए बैठ जाता है। और जब वो उसके गले से वो मंगलसूत्र उतारता है तो उसकी नीयत वहां पर खराब हो जाती है, क्योंकि वो औरत अपने ऊपर एक चादर ओढ़कर सो रही थी, अपनी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसे न्यूड देखकर तक रेप करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। तो एक सीरियल किलर के मुंह से ये सभी बातें सुनकर डीएसपी रमाकांत कुलकर्णी भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है, किसी इंसान को बिना किसी वजह से, बिना किसी रंजिश के, किसी छोटी छोटी चीज पर ही मार देता है। अब क्योंकि ये एक साइकोपाथ सीरियल किलर था और ये मानसिक तौर पर बीमार था, इसीलिए इसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। 20 साल की सज़ा होने के बाद जब ये जेल काट रहा था तो जेल में किडनी फेलियर की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको अच्छी, सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।